इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मोहम्मद मुनीब आरिफ का सलाम। आज खेला गया है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट का डे 3। इसी पर मैं और मेरे साथी हसनात अख्तर बात करेंगे। तो हसनात, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग क्रिकेट पल्स। मैं हूं हसनात अख्तर और मैं बिल्कुल ठीक हूं, मगर जो पाकिस्तान का दिन गया आज वो बिल्कुल ठीक नहीं था, तो उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन ज़रूर करेंगे हम। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो ऐसा है कि साउथ अफ्रीका ने आज दिन का आगाज 185 पे 4 आउट्स पे किया। पाकिस्तान ने उनको 404 पर आउट किया, जो कि हम तकरीबन 300 से बहुत पहले आउट कर सकते थे। ये हमारी अपनी ही कुताहियां हैं। उसके बाद ही पाकिस्तान की बैटिंग आ गई और 35 ओवर खेल के पाकिस्तान के 94 पे 4 आउट थे, जबकि 16 पे 3 आउट हो गए थे। हसनात, जरा साउथ अफ्रीका पे नजर दुराएं, फिर आते हैं पाकिस्तान की तरफ। साउथ अफ्रीका पे नज़र क्या दौड़ानी है, साउथ अफ्रीका ने तो ऐसी की तैसी करके रख दी। पाकिस्तान ने जो किया शुरू में, मैंने कल बताया था आपको कि ट्रिस्टन स्टब्स ख़तरा है। ट्रिस्टन स्टब्स को आउट करेंगे तो साउथ अफ्रीका की टीम 300 से पहले आउट हो जाएगी, बट वो आउट कर दिए हमने। और मुत्तस्वामी के लिए मैं तालियां बजाना चाहूँगा, क्या ज़बरदस्त उन्होंने इनिंग खेली। 84 समथिंग उन्होंने किया, 89 उन्होंने किया। अनफॉर्चुनेटली उनकी सेंचुरी रह गई, क्योंकि रबाडा भी सेंचुरी को अपनी देख रहे थे। उन्होंने 71 स्कोर किया और ये रबाडा का हाईएस्ट स्कोर था। और तारीख गवाह है कि जो भी कोई बैट्समैन होता है ना, जो बॉलर होता है, वो जो बैटिंग नहीं करता होता, 2020 के अंदर क्रिस वोक्स ने पाकिस्तान को 50 स्कोर मार के मैच ही साइड पे करा दिया था। तो पाकिस्तान की ये हिस्ट्री है कि पाकिस्तान ऐसे प्लेयर से मार खा लेता है कि उसका पता भी नहीं होता हमें कि बैटिंग करता है। महाराज ने भी यहाँ पे 30 रन बनाए। लोअर ऑर्डर का जो स्कोर था ना साउथ अफ्रीका का, वो एक दफ़ा मुझे बताएं ज़रा। लोअर ऑर्डर के स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 230 पाकिस्तान का कि साउथ अफ्रीका का? साउथ अफ्रीका का, मुत्तस्वामी से आगे आगे। अच्छा, 210 पे 7 आउट थे, 235 पे 8वीं विकेट गिरी, 306 रन पे 9वीं विकेट गिरी, जो कि ये भी काफी बड़ा मार्जिन है। उसके बाद 306 से लेकर 404 98 रन तक आखिरी विकेट की पार्टनरशिप गई। यार अब ये जो आपने बताया, इतने उन्होंने पार्टनरशिप्स इनके दौरान बनाई, और जब पाकिस्तान के 6 आउट होते हैं तो पाकिस्तान की लाइन लग जाती है फ़ौरन। और मुझे इसी वजह से टेंशन है कि 4 आउट पाकिस्तान के हुए हुए हैं, 90 पे 94 पे 4 आउट हुए हुए हैं, और आगे सलमान अली आगा रह गया। उसके बाद आपका महान लोअर ऑर्डर आ जाएगा, जो कि टिकता ही नहीं, आउट हो जाते हैं फ़ौरन ही। तो जो साउथ अफ्रीका ने किया, स्पेशली 9 आउट हुए जब, और रबाडा ने जो 70 मार दिया, मेरे लिए अनबिलीवेबल था कि रबाडा ने 70, और रबाडा ने प्रॉपर शॉटें मारी हैं। शाहीन अफरीदी को उन्होंने फ्रंट फुट पे छक्का मारा, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, और रबाडा से छक्के खाए हैं इन्होंने, मतलब कमाल चीज़ है। अब हमारा देखें 11वें नंबर पे आसिफ अफरीदी आते हैं, ठीक है, उनका हमें पता। इवन महाराज भी जो उनका प्लेयर है, आप काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, और मुझे भी नहीं लगता था कि वो बैटिंग करता है, बट मैंने जब देखा उसकी 6 50s हैं, 6 50s हैं इंटरनेशनल टेस्ट में। और जो मुत्तस्वामी जिन्होंने आज 89 की है, उनकी 9 फर्स्ट क्लास 100s हैं। तो उनका लोअर ऑर्डर भी जो है, उनका कम से कम बैटिंग में डिसेंट रिकॉर्ड है। हमारा जो लोअर ऑर्डर है, उनकी 8-8 9-9 की एवरेजेस हैं। शाहीन अफरीदी 8 नंबर पे बैटिंग करने आते हैं, 6 डाउन, उनकी 8 की एवरेज है। उनका कोई भरोसा नहीं होता, 2 चौके मार के अगली पे आउट हो जाएंगे। तो उनका लोअर ऑर्डर देखें और हमारा देखें, और उन्होंने मैच तकरीबन साइड पर कर दिया हुआ है। अब उम्मीद हमारी इतनी है कि किसी तरीके से आप 160-70 का उनको टारगेट देंगे तो थोड़ा बहुत मैच फंस सकता है। जीतने के लिए आपको 200 प्लस चाहिए, जो कि होना बहुत मुश्किल है। आपको एक मजे की चीज बताऊं मैं जी। अच्छा, रबाडा की पूरी टीम में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से वो खेला है। बाकी सारे 100 से नीचे खेले हैं, बल्कि 100 क्या, 1-2 हैं जो 50 से ऊपर गए हैं, 3-4। रबाडा 116.39 की स्ट्राइक रेट से स्कोर बनाया रबाडा ने। रबाडा का शुरू में 200 का स्ट्राइक रेट था, 10 बॉलों पे 29 करके खड़ा हुआ था। वो 10 बॉलों पे 29 कह रहा हूँ, 10 बॉलों पे 20 रन करके खड़ा हुआ था, ठीक है। तो वो शुरू में 200 के स्ट्राइक रेट से मार रहा था आपको, और उसने तो ऐसा मारा है आपको। 11वें नंबर के प्लेयर की तरफ से 70 आता हुआ मैंने पहली दफ़ा ही देखा है। वैसे अगर मैं सच बात करूँ तो मैंने ज़िंदगी में पहले नहीं देखा। मैंने देखा है, मेरे ख्याल में नुमान ने जो सेंचुरी बनाई थी, पता नहीं 98, वो आखिर में आके बनाई थी नुमान अली ने। जिम्बाब्वे को मारी थी उन्होंने, हाँ, वेस्ट इंडीज। हाँ ऐसा हुआ, बिल्कुल ऐसा हुआ, बिल्कुल ऐसा हुआ। नुमान ने मारी हुई है, लेकिन नुमान की उस इनिंग के अलावा मैंने कभी नहीं देखा कि नुमान भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। वो भी 2 चौके मारते हैं, आउट हो जाते हैं। मतलब जो रन खा लिए ना आपने, ये तकलीफ दे बात है कि 133 रन रहते थे ट्रेल के जब स्टब्स आउट हुए हैं, तो उसके बाद से 133 बन गए, नीचे टेल ने बना डाले। और मुत्तस्वामी वो खड़ा रहा बिल्कुल चट्टान की तरह, वो 89 रन बना गया, और वो सेंचुरी डिज़र्व करता था। रबाडा आउट हो गया, लेकिन वो दोनों सेंचुरियाँ डिज़र्व करते थे, रबाडा और मुत्तस्वामी।
शुक्र करो यानिसन से नहीं रन खा लिया, वरना ज़्यादा रन बन जाने थे। बहुत स्कोर लगवा दिया आपने भाई। हम यहाँ पे सोच रहे थे कि हम लीड के साथ बैटिंग करने आएंगे और हमारे ऊपर ट्रेल पड़ गया, वो भी 70 रन का, और अभी हमारी 24 रन की लीड है। आगे जाके पता नहीं क्या करना है ना। सर वाकई सही कहा जाता है कि क्रिकेट एक माइंड गेम है। आपने वो देखा कि रिजवान जब जेनसन को स्टंप्स करने लगे थे तो उसने अपने माइंड चला के बैट पहले रख दिया था। हाँ, वो बड़ी एक फनी चीज़ भी थी, क्योंकि बॉल अभी ट्रैवल कर रहा है, जेनसन आगे निकला और फिर उनको ख्याल आया सडनली, और वो बॉल की ट्रैवलिंग के दौरान ही पीछे चला गया वापस। वही है ना, माइंड गेम था ना। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। और जेनसन की भी बस किस्मत नहीं थी, और लेकिन वो जो उन्होंने किया, जो स्टंप उन्होंने अपना बचाया, वो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से बचाया। और इस वक्त पाकिस्तान की जो बैटिंग चल रही है, वो एक उम्मीद हमें ज़रूर है। मुझे तो उम्मीद है कि 150 तक तो लीड पहुंचेगी, और लीड 150 तक तब पहुंचेगी जब आप 200 से ऊपर स्कोर करेंगे, क्योंकि आप ट्रेल के साथ आए थे और वैसे 4 आउट हुए हुए हैं, और पता नहीं अब आगे क्या होगा, मुझे तो समझ नहीं आ रही। अच्छा स्नाद, एक मजे का फैक्ट आपके साथ शेयर कर देता हूं आगे बढ़ने से पहले। ओल्डेस्ट पाकिस्तानी प्लेयर्स टू डेब्यू इन टेस्ट क्रिकेट, मिरान बख्श ने डेब्यू किया था, जो सबसे बूढ़े थे, 47 ईयर्स 284 डेज में, इंडिया के खिलाफ लाहौर में 1955 में। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं जी हमारे द लेजेंड आसिफ अफरीदी, 38 ईयर्स ओल्ड 299 डेज, ओपोनेंट साउथ अफ्रीका, रावलपिंडी का मैदान 2025। उसके बाद आते हैं ताबिश खान, उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू किया था, जिम्बाब्वे ही में 36 साल 146 डे में। फिर आते हैं जुल्फकार बाबर, 34 ईयर्स 308 दिन में उन्होंने डेब्यू किया था। और जाहिद महमूद ने डेब्यू किया था 34 ईयर्स 256 डेज में। अच्छा, मुझे इमरान बख्श का तो नहीं पता, लेकिन ये सारे जो नीचे जिन्होंने लेट डेब्यू किया ना, ये सारे अपने डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स थे। तो इनको अगर राइट टाइम पे यूज कर लिया जाता तो शायद कुछ और अच्छी चीज होती। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो आपने पहले नंबर पे जो नाम बताया ना, जो 47 साल की उम्र में डेब्यू, मैं फ़र्क ये देख रहा हूँ कि आसिफ अफरीदी 2025 में डेब्यू कर रहे हैं, और वो जिस ज़माने में खेल रहे थे वो 1950 था। तो मतलब तब से ही आपकी ये हालत चलती है कि आप बूढ़े बूढ़े प्लेयर्स को डेब्यू करा देते हैं। और इसमें आपने एक नाम लिया ताबिश खान, जो बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, और वो डोमेस्टिक का काफ़ी बड़ा परफॉर्मर था, और उसको इन्होंने ज़ाया किया इतने बुरे तरीके से। और ये जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू, मुझे याद है इन्होंने टेस्ट डेब्यू किया, मेरा ख्याल एक ही मैच खेले हैं वो, और वो एक ही सीरीज़ खेले हैं। तो आप टैलेंट के तो कबाड़ा करके रख देते। ताबिश खान का आपने नाम लिया और मुझे याद आ गई ताबिश खान की, काफ़ी अच्छे परफॉर्मर थे वो। अच्छा, फिल वक्त हम बात करते हैं आसिफ अफरीदी पे। आसिफ अफरीदी ने 34.3 ओवर किए, 6 उसमें से मेडन थे, 6 विकेटें ली, 79 रन खाए, और 2.29 की इकॉनमी थी। बहुत अच्छी बॉलिंग की आसिफ अफरीदी ने, मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगा जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की। मगर मैं अपना बयानिया नहीं बदलूँगा यहाँ पे कि आपने उनको डेब्यू करा के एक मिसाल कायम की है कि हमारे पास टैलेंट की कमी है, और हम जो हैं वो ओल्ड एज प्लेयर्स को खिला रहे हैं और डेब्यू करा रहे हैं इनफैक्ट। लेकिन इस बॉलिंग को देख के मुझे ये ज़रूर रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने आसिफ अफरीदी को ज़ाया किया बड़े बुरे तरीके से। ठीक है, उनके डोमेस्टिक में भी अच्छी भली विकटें हैं, तो आप उनको पहले खिला देते तो उनके साथ थोड़ा सा जस्टिस हो जाता, क्योंकि आगे भी उनका यही है कि वो एक आधा साल खेलेंगे और उसके बाद वो चले जाएंगे। लेकिन जो आज उन्होंने बॉलिंग की है उसके ऊपर उनका क्रेडिट बनता है, क्योंकि वो अगर ये 6 आउट भी ना करते तो साउथ अफ्रीका पता नहीं कहाँ ले जाता। अच्छा असनाद, यहाँ एक सवाल आता है कि अगर बिलफर्ज आसिफ अफरीदी ना खेल रहे होते, नुमान अली और साजिद खान तो स्ट्रगल करते नजर आए, फिर क्या बनता? लेकिन वो ना खेल रहे होते तो खुर्रम शहजाद प्रोबेबली खेल रहे होते, और खुर्रम शहजाद को थोड़ी सी हेल्प जरूर नहीं। आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वो उस चीज को साइड पे रखें। हमारा तो इन्हिसार स्पिनर्स पे है ना इस सीरीज में, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर तो जाहिर साजिद खान ने तो मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। उनको भी रबाडा ने छक्के मारे, और सबसे ज़्यादा मार खाई है साजिद खान ने, 4 की इकॉनमी से मार खा रहे थे जब मैंने मैच देखा था, मतलब जब मैं देख रहा था। तो अच्छी भली मार पड़ी है साजिद खान को यहाँ पे, और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। मैं नुमान से ऊपर रेट करता था उनको, बट नुमान ने भी आज मुझे ऐसा लगा कि नुमान शायद गेम में आ गए वापस, जब उन्होंने आउट किया आके एक प्लेयर को, नाम मेरे ज़हन से निकला, बस स्टब्स को ही आउट किया था शायद, पता नहीं किसको आउट किया था, महराज को, महाराज को आउट किया। मेरे नुमान ने 2 आउट किए ना, जब उन्होंने पहला आउट किया था मैं उसकी बात, क्योंकि उसके बाद मैंने मैच नहीं देखा जब 8 आउट हो गए थे, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि 8 आउट हो गए अब तो शायद 15-20 रन। जेनसन को एलबीडब्ल्यू किया ना दूसरा, पहला एलबीडब्ल्यू किया था। हाँ वही। तो मैं तो यही समझ रहा था जब 8 आउट हुए हैं कि यार अब 10-15 रन पे टीम बुक है। लेकिन मैंने कोई आधे घंटे बाद जब स्कोर कार्ड निकाल के देखा तो हालात ही बदल गए थे सारे के सारे। तो नुमान अली ने भी कुछ ख़ास नहीं किया, 1 आउट ज़रूर किया उन्होंने, 2 आउट किए। जब पहला आउट उन्होंने किया तो मैंने कहा शायद नुमान प्ले में आ गए। यहाँ पे जो शान मसूद ने एक
कप्तानी में इतना बड़ा फ्लॉ किया कि नया बॉल आया 80 ओवर बाद और इन्होंने नया बॉल ले लिया। ओ भाई, पुराने बॉल के ऊपर आसिफ अफरीदी इतना टर्न कर रहा है, बैट्समैनों को मुश्किल आ रही है। मेन काम ख़राब ही तब हुआ जब नया बॉल लिया। वो इतनी आराम से ड्राइव मारा था आपको मुतसामी, साथ उसके जो भी प्लेयर खड़ा हुआ था, ठीक है। तो नया बॉल लेके आपने हर दफ़ा नहीं लेना होता नया बॉल। नए बॉल पे कुछ नहीं था, बॉल पुराना होगा तो टर्न होगा ना। विकेट इस तरह की बनी हुई है। आपने वहाँ पे गलती इतनी बड़ी की कि आपने नया बॉल ले लिया और नए बॉल आने के बाद ही उन्होंने रियल माने में आपको मारना शुरू किया। और आप अच्छा भला पुराना बॉल चलने देते, आसिफ अफरीदी को लगा के रखते तो शायद इतना स्कोर ना बनता। शान ने कप्तानी भी बहुत ही गंदी की है, जो बयान ही नहीं की जा सकती लफ्ज़ों में। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, अब आते हैं पाकिस्तान की बैटिंग पर। पाकिस्तान ने आगाज किया था जी 71 रन की ट्रेल पे। पाकिस्तान ने 71 रन की ट्रेल पूरी करनी थी, जो कि पाकिस्तान ने कर ली है। लेकिन मजे का जो चीज है कि क्या सर, आगे बढ़ने से पहले पिच हमारी बारी खराब होना है इस टेस्ट में। फर्स्ट इनिंग्स में हमारी बैटिंग फ्लॉप होगी, हमने पिच पे डाल दिया, ठीक है। मैं और आप यही बात कर रहे थे ना कि पिच इस तरह का है। साउथ अफ्रीका ने स्कोर बना दिया। आज दोबारा जब बैटिंग आई, हमारा टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया। यार हमारा टॉप ऑर्डर जो है ना, दूसरी इनिंग में तो क्या, पहली इनिंग में भी किसी भी मैच में हमारे ओपनर्स ने पार्टनरशिप ही नहीं लगाई, ठीक है। और पिच की जहाँ तक बात है, पिच को मैं भी नहीं समझ पाया कि हार्मर जब आ रहा है वो इतने बुरे बॉल टर्न कर रहा है। उसने 3 आउट किए। हार्मर को बाय द वे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है फर्स्ट क्लास का। उसकी 950 विकेट्स हैं फर्स्ट क्लास में, और उसको भी चांस लेट मिला। वो उसकी भी कहानी पाकिस्तानियों वाली है, लेकिन वो बहुत बड़ा बॉलर है। सर उनका एक मसला है ना, वो कोटा सिस्टम रखते हैं। उनका एक कोटा होता है, ब्लैक पीपल्स को, व्हाइट पीपल्स को, और पता नहीं कैसे उनके कोटे हैं। वो तो उनका बड़ा पुराना कोटा है, लेकिन अब खैर उनको मौका मिला तो वो उसको यूटिलाइज़ भी कर रहे हैं। लेकिन जो बॉलें उन्होंने कराई हैं हार्मर ने, वो ट्रूली बड़ी अच्छी बॉलें थी। और पिच विच का भी मसला होगा ज़रूर, लेकिन जो हमारे बैट्समैन हैं ना, वो भी मैं समझता हूँ कि शायद इतने हैं ही नहीं कि वो सेकंड इनिंग में आके वैसे ही हाथ पाँव फूल जाते हैं। अब्दुल्ला शफीक की बात करें ज़रा। अब्दुल्ला शफीक जो किताबी प्लेयर हैं, वो तो मैं बड़ा अवॉइड करता हूँ उनको क्रिटिसाइज़ करने से, क्योंकि मुझे वो बड़े पसंद हैं। लेकिन उन्होंने जितना डिसअपॉइंट कर दिया ना मुझे, उतना शायद ही इस पूरी टेस्ट सीरीज़ के अंदर सिवाय एक टुट्टी भजी 50 के, जिसमें 5 चांसेस उनको मिले थे, उसके अलावा कोई इनिंग उनकी नहीं है। आज मुझे लगा कि आज वो कुछ करेंगे। और मैं घर आया अपने काम से घर आया। उसके बाद जब मैं वापस जा रहा था तो मैं रास्ते में गया हूँ और मैं वापस गया हूँ तो तीसरा आउट हुआ हुआ था, और मुझे पता लगता है कि तीसरा आउट हुआ हुआ है उससे अगली बॉल पे ही, तो वो अब्दुल्ला शफीक साहब आउट हुए हुए थे। अब्दुल्ला शफीक से ना फास्ट बॉल खेली जा रही है, ना स्पिन खेली जा रही है। सही मानों में ना डोमेस्टिक में भेजना चाहिए आपको अब्दुल्ला शफीक को, कि वो जाएं और वो ट्रेनिंग करके आएँ। और उसकी जगह पे आप, जो मैं लास्ट में मैं बात कर रहा था कि आप कामरान गुलाम को खिलाएं, तो अब्दुल्ला शफीक ने तो बहुत दिल तोड़ा है। और टॉप ऑर्डर तो हमारा ऐसा गंदा वाला, जब टॉप ऑर्डर हमारा चलता है तब मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है, जब मिडिल ऑर्डर चलता है तो टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है। तो हम लोग सीधे हैं ही नहीं, बैलेंस्ड ही नहीं है, हम एक साइड पे झुके होते हैं हमेशा। क्या इनकी आपस में नहीं बनती, ऊपर नीचे आपस में नहीं बनती? ऐसा ही लगता है मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये बड़ी अजीब सी चीज़ है यार। देखो, आपके ऊपर 70 की ट्रेल थी और आपके ऊपर जिम्मेदारी पता क्या थी कि आप यहाँ से 300 स्कोर करते ताकि उनको एक मुश्किल टारगेट मिलता। क्योंकि डे 4 के ऊपर डे 5 पे अगर ये मैच चले जाता है, जो मुझे लग नहीं रहा कि जाएगा, अगर ये डे 5 पे मैच चले जाता है तो डे 5 पे तो बॉल बहुत ज़्यादा टर्न होगा। तो आप पे जिम्मेदारी थी कि आप आके जिम्मेदारी लेते। अब्दुल्ला शफीक को अच्छे भले मैच हो गए हैं, अब्दुल्ला शफीक के अच्छे भले मैच हैं, इमामुल हक के अच्छे भले मैच हैं, शान मसूद कप्तान है, और वो तीनों लोग ही अगर आके प्रेशर सिचुएशन में साथ नहीं देंगे अपनी टीम का तो फिर कब देंगे। वो आउट ऑफ फॉर्म है बाबर आजम, और बाबर आजम खड़े हुए हैं अभी तक 49 रन के ऊपर। क्या उन्होंने ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है अभी तक। तो शान मसूद, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, इन लोगों को सोचना पड़ेगा कि भाई मुश्किल टाइम पे आपने अपनी टीम का साथ देना होता है। और इमामुल हक से भी मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूँ, उन्होंने 90 रन के अलावा कुछ भी नहीं किया पूरी सीरीज़ के अंदर, बाकी तीनों इनिंग उनकी फ्लॉप हैं। तो इमामुल हक का कमबैक हुआ है और उनको आगे भी रखना चाहिए, उनको बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंट होना पड़ेगा इमाम को। और प्रेशर सिचुएशन की जब बात आती है तब इमाम का भी कुछ ऐसा ही रिकॉर्ड है कि वो भी आके आने जाने वाली बात ही करते हैं। सर आपने बाबर आजम पे बात कर दी, मैंने अगला सवाल यही करना था। क्लासिक बाबर आजम वापस नजर आया ना आपको आज? बाबर आजम आज मुझे बहुत अच्छे टच में लगे, और आज लग रहा था कि जैसे एक आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर होता है उसके चेहरे पे प्रेशर होता है, जैसे बाबर आता है और स्पिनर्स पे स्ट्रगल करता है। आज कुछ ऐसा हुआ कि आज जब बाबर आया तो उन्होंने फ़ौरन महाराज को लगा दिया, क्योंकि महाराज और बाबर की जो लव स्टोरी है वो बड़ी पुरानी है। महाराज आउट कर देता है हमेशा बाबर आजम को, लेकिन बाबर ने क्या ज़बरदस्त तरीके से उनको खेला, निकल के जो उन्होंने शॉट मारा ना एक लॉन्ग ऑफ की तरफ,
जो चौका लग गया था, उसके बाद भी उन्होंने चौका मारा। तो बाबर ने एक अच्छी गेम अपनी चेंज ये की है कि वो टेक ऑन कर रहे हैं स्पिनर्स को। और मतलब ये नहीं है जब आप शेल में चले जाते हो ना कि यार कहीं मैं आउट ना हो जाऊँ, आप बॉल रोकने लग जाते हो, तो कोई ना कोई गलती आपसे हो जाती है। तो बाबर ने एक अच्छी चीज़ ये की कि वो स्पिनर्स को टेक ऑन कर रहा है, और जो उसने शॉटें मारी हैं वो ट्रूली बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शॉटें थी। अब मेरी दुआ ये है कि कल वो आएँ और एक ज़बरदस्त किस्म की सेंचुरी बनाएं और पाकिस्तान को रेस्क्यू करें, लेकिन इसके लिए रिजवान को भी उनके साथ खड़े रहना होगा। अगर वो अकेला खड़ा रहेगा और रिजवान आउट हो गए या बाकी सारे आउट हो गए तो वो बेचारा अकेला क्या करेगा। अच्छा सर, हो सकता है अब जो मैं बात करने लगूं आप मेरे से इख्तिलाफ करें, लेकिन अगर जो मेरा एनालिसिस है या जो मैं तज्जिया रखता हूं उसके मुताबिक जब भी पाकिस्तान को जरूरत पड़ी है हमेशा बाबर आजम ही काम आया। देखें, ये आपने कहा कि मैं शायद आपसे इख्तिलाफ करूं, मुझे करना पड़ेगा क्योंकि ये सच नहीं है। ये आज हुआ है और इससे पहले भी हुआ है। देखो, बाबर आजम को 10 साल हो गए मैं क्रिकेट खेलते हुए, ठीक है, तो आपको ऐसी नॉक्स ज़रूर मिलेंगी जिसमें उसने पाकिस्तान को बचाया। टेस्ट मैचेस के अंदर, वनडे मैचेस के अंदर वो उनका अच्छा रिकॉर्ड है, ठीक है, बट बचाने वाली जहाँ तक बात है तो वो जब आप बचाते हो तो जो दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो मैच जितवाते हैं अपनी टीम को। बाबर ने मैच बचा लिया, क्योंकि अगर आज बाबर आउट हो जाता तो पता नहीं, मुझे तो डर था कि इनसे पता नहीं ये 70 भी बनेगा कि नहीं, ये इनिंग्स से ना मैच हारते हैं, क्योंकि लोअर ऑर्डर तो हमारा आनिया जानिया वाला काम हिसाब ही है उनका। तो बाबर आजम ने मुश्किल सिचुएशन में, हमेशा तो नहीं लेकिन कभी कभी ज़रूर ऐसा हुआ है कि जब बाबर के ऊपर बात आई है तो उसने किया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वाइट बॉल्स के ऊपर अगर आप जाओ, जिस पे हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि टेस्ट मैच चल रहा है, तो वहाँ पे जब बड़े इवेंट्स आते हैं तो वहाँ पे उनके थोड़े से फेलियर्स ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन बाबर आजम को 2022 के बाद से टेस्ट मैचेस में उनकी 23-24 की एवरेज थी, तो उसको देखने के हिसाब से आज जो बाबर ने इनिंग खेली, और पिछले मैच में भी जो सेकंड इनिंग में बाबर आजम ने रन किए थे वो बड़े इंपॉर्टेंट रन थे। और अभी ये जो 49 है ना, मैं सिर्फ इसकी कन्वर्जन देखना चाह रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा अगर कल उन्होंने 100 किया हुआ तो धमाल डालूंगा मैं यहाँ पे। सही हो गया सर। आप पिछले 2 सालों की बाबर आजम की एवरेज की बात कर रहे हैं। बुरा पैच आता रहता है, बड़े बैट्समैन पे भी आता है। विराट कोहली भी काफी टाइम स्कोर नहीं बना पाया था। खैर नाजरीन, आज के रिव्यू में मुनीब आरिफ और हसनात अख्तर को दें इजाजत। कल पाकिस्तान 94 पे 4 आउट से आगाज करेगा। बाबर आजम और रिजवान स्ट्राइक पर हैं, तो मुनीब आरिफ और हसनात अख्तर को दें इजाजत। फी अमान अल्लाह।